Hello everyone. Let's start chapter 4 part 2 Forest laws and their impacts वन और उनके प्रभाव अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वन कानूनों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा जिससे झूम काश्तकार दूसरे इलाकों में जाने लगे। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में ऐसी सूरत में झूम काश्तकारों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। श्रमिकों की उपलब्धता कम हुई। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों के इंतजाम की विकट समस्या पैदा हो गई। अंग्रेजों ने वन गांव बसाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएं और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी। बदले में गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के सस्ते मजदूर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसाए गए। In this land of English, how hard it is to live। बैगा आदिवासियों का एक गीत। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वॉरियर एलिवन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एलिवन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल मतलब चौकीदार या गांव का प्रहरी, जो जिसका काम गांव की सुरक्षा और सूचनाओं का प्रसार करना होता था। बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गायें, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर अदा के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। आदिवासियों का विद्रोह। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों और नए कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। सन 1906 में सोनगरम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम विद द ट्रेड।
व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे जंगल उत्पाद खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। रेशम उत्पादन पर कंपनी का जोर। 18वीं सदी सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में मांग बढ़ी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता के कारण भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। चित्र 8 में गोदारा औरतें बुनाई कर रही हैं। चित्र 9 में चटाई बुनती एक हाजाग औरत। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। आदिवासियों को कुछ नहीं मिलता था। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल आदिवासी समूह रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनके रेशम के कीड़े कुकून को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 रेशम के कीड़ों कुकून के लिए केवल 3 या 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन रेशम के कीड़ों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था। वर्धमान पश्चिमी बंगाल राज्य का एक शहर है और गया बिहार राज्य का एक शहर है, जहां इन रेशम के कीड़ों को बेचा जाता था, जहां उन्हें 15 से 20 रुपए पर बेचा जाता था। इससे निर्यातों को रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादों को बहुत मामूली फायदा मिलता था, वहीं आदिवासियों को लाभ मिलना तो दूर, उल्टे वे कर्जे में डूब जाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। चित्र 10 बिहार के कोयला खनिक 1948। सन 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रजनीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। सन 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। द सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर रहने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही पूर्व उत्तर भारत में चाय बागान फैलने लगे थे। कोयला, चूना पत्थर आदि पर आधारित खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। यहाँ पर खनन का अर्थ है खनिजों, मूल धातुओं या अन्य प्राकृतिक संसाधनों को से पृथ्वी की सतह से निकालने की प्रक्रिया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में
आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार के माध्यम से भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। आदिवासी मजदूरों ने में कुपोषण आम बात थी। खदानों में उनके स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं का भी कोई इंतजाम नहीं होता था। बीमार पड़ने पर उनके इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। इस वजह से हजारों खदान मजदूर अकाल मृत्यु का शिकार बन जाते थे। ए क्लोजर लुक। नज़दीक से देखने पर संथाल, कोल, बस्तर, वर्ली और मुंडा विद्रोह 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने अंग्रेजों द्वारा बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। सन 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और सन 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। 18वीं सदी के आखिरी वर्षों में बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। नेक्स्ट इज कौन थे बिरसा मुंडा? बचपन। बिरसा मुंडा का जन्म सन 1870 के दशक के मध्य में छोटा नागपुर के पठारी और जंगली प्रदेश में हुआ। उनके पिता गरीब थे और काम की तलाश में इधर उधर भटकते थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। किशोर अवस्था में ही बिरसा ने अतीत में हुआ मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे मुंडा लोग जब मुंडा लोग भारी लोगों द्वारा किए गए अत्याचार और शोषण से पूरी तरह से आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार स्थापित हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, अर्थात वे अपने आप को उस भूमि के असली मालिक या वारिस मानते थे और इस पर अपने अधिकार का दावा करते थे और अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। नेक्स्ट इज शिक्षा दीक्षा। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश में यह सुनने को मिला कि मुंडा लोग यदि गंदी आदतें छोड़ दे और अच्छे ईसाई बन जाए तो उनका समुदाय स्वर्ग का समुदाय हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। बाद में बिरसा ने एक एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे।
किशोर अवस्था के विचार। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन वह जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी बाहर का मानते थे, क्योंकि वे मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। सन 1895 में बिरसा ने अपने अनुसरण करने वाले लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, बांध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों की परेशानी। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों में से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। बिरसा की गिरफ्तारी और सजा। जब आंदोलन फैलने लगा, सन 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। सन 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों अर्थात दिक्कू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजन व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। नेक्स्ट इज बिरसा आंदोलन का महत्व। बिरसा का आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों को जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। यहाँ पर दिक्कू का अर्थ है बाहरी लोग या गैर आदिवासी लोग।
दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। आदिवासी समाज को सुधारने और बाहरी लोगों का विरोध करने की दिशा में बिरसा का आंदोलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। 30 साल से भी कम उम्र में उनकी मृत्यु के बावजूद उनके सुझाए गए तौर तरीके आज भी आदिवासी समाज में चल रहे हैं। मुंडा समुदाय में तो बिरसा किसी दंत कथा के महानायक की तरह आज भी उतने ही लोकप्रिय है जितने कि वह 100 साल पहले थे। उनके नाम पर झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उनके सम्मान में वहाँ अनेक संस्थाएं और पुरस्कार भी स्थापित किए गए हैं। नाउ स्टोरी ऑफ चैप्टर 4 इज़ completed। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।